हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 451 एंड 452 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे। ये सेक्शंस जो 451 से 459 है, जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो के अंदर समझा हुआ है। लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ किसको समझा था? बेयर एक्ट को समझा था कि बेयर एक्ट में क्या दिया गया है। वो समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्री का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें बेयर एक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, चाहे मेंस भी हों। अगर हमें बेयर एक्ट नहीं आता होगा तो हमें डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम बेयर एक्ट्स को रीड नहीं करेंगे, बेयर एक्ट्स को नहीं समझेंगे, उनके वर्ड्स को नहीं पकड़ेंगे कि उसके वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, तब तक बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने का कोई यूज़ नहीं है। तो बेयर एक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेयर एक्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए और अपने साथ हमेशा बेयर एक्ट रखा कीजिए जब भी कोई चीज़ आप समझ रहे होते हैं। अगर आप सेक्शन 451 452 समझने के लिए इस वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो अपने साथ बेयर एक्ट को ज़रूर रखिएगा। इन दोनों सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, हम आते हैं, जैसे एक तो कॉमनली बता दूँ, अगर एक लेमैन के लिए जो इसको यूज़ करता है या उसके लिए जो यूज़ होता है या जब हम कोर्ट में यूज़ करते हैं, तो जैसे बहुत बेसिकली जो यूज़ होता है जब हम सुपरदारी देखते हैं। सुपरदारी जो सेक्शन 451 होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी, जैसे बहुत नॉर्मली देखा जाता है कोई प्रॉपर्टी चोरी हुई या किसी की प्रॉपर्टी, या जैसे कोई व्हीकल वगैरह पकड़ लेते हैं, जब पुलिस पकड़ लेती है तो हम कोर्ट से जाके उसको सुपरदारी पे छुड़ा लाते हैं। तो सुपरदारी में क्या होता है, कोर्ट एक ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर लेके जाते हैं हम और एक सुपरदारी नामा टाइप करते हैं, उसके साथ में कोर्ट का ऑर्डर लगाते हैं और वो सुपरदारी नामा और कोर्ट का ऑर्डर जाके पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। पुलिस स्टेशन में जब देते हैं तो पुलिस हमारी वो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो हमें छोड़ के दे देती है। तो जब हम किसी भी लॉयर नॉर्मली जाते हैं, अगर आप भी लॉयर हैं तो आपके पास भी कोई आता है, तो नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कि एप्लीकेशन बनती है, एप्लीकेशन हम कोर्ट में लगाते हैं और कोर्ट ऑर्डर कर देता है, साथ में सुपरदारी नामा लगाते हैं और नोटरी से उसको अटैच करा के दे देते हैं। सिंपल सा होता है। अब देखिए, लेकिन अब हमें समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 451 को। ये तो हो गया कि लेमैन जब उसको यूज़ करता है, तो मतलब हम लोग भी जब यूज़ करते हैं तो अब देखिए सेक्शन 451 के अंदर क्या होता है। जब हमने बेयर एक्ट में से पढ़ा था तो सेक्शन 451 और 452 एक साथ पढ़ने वाले सेक्शंस हैं। सेक्शन 451 जो है सीआरपीसी का, वो बात करता है कि जब कोई ट्रायल या इंक्वायरी अभी पेंडिंग होती है और वो प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई होती है, कोई भी प्रॉपर्टी जैसे पकड़ी गई या कोई भी इस तरीके की प्रॉपर्टी है जिसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया किसी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, तो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है वो सेक्शन 451 में लिखा गया है। सेक्शन 451 ये नहीं बताता कि कोर्ट उसके साथ क्या करेगा। सेक्शन 451 कोर्ट को पावर दे देता है उसके साथ कुछ करने की। मतलब कि ये एक डिस्क्रिशनरी सेक्शन है। डिस्क्रिशनरी मतलब कि डिस्क्रिशनरी सेक्शन ये ऐसे है, जो कोर्ट होता है, मतलब कि जो जज होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के एक इंटरिम ऑर्डर पास करे। क्या उसको जो ठीक लगता है, जैसे कि उसको ये ठीक लगता है कि इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए, बेच देगा। उसको लगता है कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी को कस्टडी इस पार्टी को दे देनी चाहिए, दोनों में से वो उसी कस्टडी उसको दे देगा। कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, इसकी कस्टडी नहीं देनी चाहिए, पुलिस के पास रखे रहनी चाहिए, कोर्ट वो कर सकता है। कोर्ट को लगता है कि इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, कोर्ट वो कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेक्शन को आर्बिट्ररी यूज़ करेगा कोर्ट। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखेगा और जो एकदम सही उसको लगेगा उसके अंदर उस सिचुएशन में, उस तरीके से वो उस प्रॉपर्टी को डील करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी के साथ आर्बिट्रली प्रोसीड किया है, गलत तरीके से उसके साथ प्रोसीड किया है, कि जो नहीं करना चाहिए तो उसने वो किया है, तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं। वो आगे वाले सेक्शन के अंदर दिया गया है। अब देखिए, ये डिस्क्रिशनरी सेक्शन है, लेकिन ये कब होता है? जब जो इंक्वायरी या ट्रायल जो होता है वो पेंडिंग होता है। क्या होता है? पेंडिंग होता है। अगर ये पेंडिंग नहीं है, अब मान लीजिए ट्रायल या इंक्वायरी खत्म हो गई है, तो आप इस सेक्शन को यूज नहीं करेंगे, आप आ जाएंगे सेक्शन 452 के ऊपर। और ये जरूरी है कि ये सिर्फ जो दोनों सेक्शन है ये इंक्वायरी या ट्रायल के वक्त यूज हो रहे हैं। मतलब ये इंक्वायरी या ट्रायल के होते वक्त और ये इंक्वायरी या ट्रायल के खत्म होने के बाद। मान लीजिए किसी केस के अंदर इंक्वायरी या ट्रायल हुआ ही नहीं, कि जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो वहाँ ना इंक्वायरी ट्रायल कंक्लूड हुआ और ना ही वहाँ पे इंक्वायरी ट्रायल चला, तो वहाँ पे ये दोनों सेक्शंस यूज नहीं होंगे, सेक्शन 451 और 452। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो बोलता है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल। किस किस चीज़ के लिए ऑर्डर हो रहा है? कस्टडी के लिए एंड डिस्पोजल के लिए ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। तो इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान। अब ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे सेक्शन 451 की, वहां पे दिया गया है
ये बोलता है प्रॉपर्टी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल की कोई प्रॉपर्टी जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई है उसके लिए, ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान। दूसरी ऑन विच या फिर ऑन विच ऑफेंस अपीयर टू बी कमिटेड, की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर विच इज यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस, की जिसको यूज करके ऑफेंस किया गया है। एक तो प्रॉपर्टी होगी जिस पे ऑफेंस हुआ, जैसे किसी प्रॉपर्टी को तोड़ा गया या कुछ किया गया, या एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिस जैसे किसी को उस प्रॉपर्टी से मारा या ऐसी कोई चीज़ की गई। तो दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, और इन कस्टडी ऑफ कोर्ट, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि जिसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने या फिर जो कोर्ट की कस्टडी के अंदर है। सेक्शन 451 के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई हो ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, प्रोड्यूस होना जरूरी है। अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो ये सेक्शन 451 एप्लीकेबल नहीं होगा। और कोर्ट का मतलब यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती हैं कितनी सारी, जैसे आप टैक्स अथॉरिटीज़ में चले जाओगे, कस्टम्स में चले जाओगे, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती है। उसके लिए उसके अंदर कोर्ट वर्ड इंक्लूड नहीं होगा। मतलब कि कोर्ट के सामने मैं बोल रहा हूँ प्रोड्यूस हो जाए, अगर वो किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस हुई है तो आप सेक्शन 451 को अप्लाई नहीं कर सकते। वो कोर्ट के सामने ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। कोई स्पेशल कोर्ट हो गया, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, उनके सामने ही प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी सेक्शन 451 एप्लीकेबल होगा। और ये जो बात है कि वो मस्ट बी प्रोड्यूस इन कोर्ट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, ये केस के अंदर बोली गई। उस केस का नाम क्या है? कन्हैया लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कन्हैया लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस केस के अंदर इस बात को बोला गया। उसके बाद अब देखिए, जैसे कोर्ट ने ये सेक्शन 451 की इंटरिम एप्लीकेशन आपके अलाउ कर दी, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कर दिया, मतलब जो ट्रायल के दौरान चलते हुए ऑर्डर कर दिया। तो क्या ये जो ऑर्डर है ये जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए एप्लीकेबल होगा? जनरली देखा जाए तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए बीच में कोर्ट को ऐसा लगता है या दूसरी पार्टी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाती है और उसके अंदर बताती है कोर्ट को ऐसा कि जिस पार्टी को आपने, जैसे मान लीजिए कस्टडी दी, सुपरदारी पे दी, या जैसे भी आपने कस्टडी दी जैसे दूसरी पार्टी को, तो जो अपोजिट पार्टी जिसको कस्टडी नहीं मिली थी, या कोर्ट को ऐसा खुद लगता है सुओ मोटो कि भाई ये जो प्रॉपर्टी जो मैंने कस्टडी में दी थी ना जो पार्टी के, वो उसका मिसयूज कर रही है या फिर उस प्रॉपर्टी के ढंग से देखभाल नहीं कर रही, तो कोर्ट जो है इस एप्लीकेशन को खत्म भी कर सकता है कि उससे वापस कस्टडी ले सकता है। और फिर दोबारा से कोर्ट को जो ठीक लगता है कि मुझे दूसरी पार्टी को कस्टडी देनी चाहिए, या मुझे कोर्ट की मतलब कि पुलिस के पास इसकी कस्टडी देनी चाहिए, या मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, जो कोर्ट को डिस्क्रिशनरी मतलब जो ठीक लगेगा कोर्ट वो कर सकता है उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई, या फिर एक बार जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया वो जब तक कि केस खत्म नहीं होता तब तक के लिए एप्लीकेबल हो। कोर्ट बार बार उस चीज़ को चेंज कर सकता है अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं तो। जैसे मान लीजिए एक बार कोर्ट ने किसी को कस्टडी दे दी, ठीक है, कोर्ट को जब उस वक्त जो फैक्ट्स देखे उसके हिसाब से लगा कि मुझे दे देनी चाहिए कस्टडी, कोर्ट को बाद में पता चला कि मैंने इस व्यक्ति को जिसको कस्टडी दी है तो इस प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, या फिर ये इसके पास नहीं होनी चाहिए, या ये जो प्रॉपर्टी है ये एविडेंस है इस ट्रायल के अंदर और ये इसको खराब कर देगा, तो फिर कोर्ट वापस से उससे वो प्रॉपर्टी ले सकती है। तो इस तरीके से कोर्ट के पास ये पावर है यहाँ पे। और ये जो है पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो डिस्क्रिशनरी है मतलब कि डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो जो सेक्शन 451 है वो क्या है? डिस्क्रिशनरी सेक्शन है कि कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल, मोटर व्हीकल का एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, ठीक है, चोरी का केस है, कुछ भी केस है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि भाई अब प्रॉपर्टी अगर वो गाड़ी जो है पुलिस स्टेशन में खड़ी रहेगी तो हो सकता है कि वो इतने टाइम खड़ी रहे तो वो गाड़ी ख़राब हो जाए। अब इतने टाइम खड़ी रहेगी, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो ख़राब हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी कार के अंदर। तो अब ये कोर्ट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देना चाहिए दोनों में से किसी पार्टी को। अब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किसको मैं पोजीशन दूं। तो यहाँ पे पहली नज़र के अंदर कोर्ट किसको दे देगा? जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है अथॉरिटी के अंदर उसको देना ज़्यादा सही है, जब तक कि दूसरी पार्टी ये ना प्रूव कर दे कि उसका टाइटल बेटर है इस पहले वाले व्यक्ति से। तो यहाँ पे ये पावर कोर्ट के पास होती है। अब मान लीजिए जैसे चोरी का हो गया, चोरी का अगर आपको एग्जांपल दूं कि भाई दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में केस चल रहा है,
कि भाई एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी चोरी करी है और दूसरी व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कोर्ट कभी भी जिसको जो कि क्रिमिनल होगा, जिसने वो प्रॉपर्टी चुराई है, जिस पे एलिगेशन लगी है, उसको थोड़ी ना कभी भी उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देगा। हो सकता है कि कोर्ट को ठीक लगे, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे लगे तो दे भी सकता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर। अगर आप सेक्शन 451 को बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको यही चीज़ मिलेगी। अगर मैं एक बार पढ़ूँ बेयर एक्ट से, तो ऑर्डर ऑफ फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस क्या बोलता है, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट। भाई क्रिमिनल कोर्ट मतलब सीआरपीसी चल रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन्हीं के सामने प्रोड्यूस की जाएगी, सेशन कोर्ट, तो इन सब के सामने प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की जाएगी। ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट। तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगा जो उसको ठीक लगेगा, मतलब कि डिस्क्रिशनरी ऑर्डर हो रहा है, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के ऑर्डर करेगा। थिंक फिट फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। की भाई इस अभी ये जो ट्रायल या इंक्वायरी इसकी पेंडिंग पड़ी है और कोर्ट के हिसाब से जिसके पास इसकी कस्टडी होनी चाहिए, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से वो उसको कस्टडी दे देगा उस व्यक्ति को। एंड इफ द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, की प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी, जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हो गई या फ्रूट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें, कोई और ऐसी चीज़ ले लो जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर उसको नहीं यूज़ किया जाए तो। द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग सच एविडेंस एज इट थिंक नेसेसरी ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज हो। तो कोर्ट ऐसी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा भी ऑर्डर कर सकता है कि उसको बेच दिया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो ये सब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जैसे मर्जी वो प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर बता देगी प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम आते हैं सेक्शन 452 के ऊपर। अब आते हैं हम सेक्शन 452 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको बतानी है, वो यहीं पे अभी सेक्शन 452 में बता दूंगा। सेक्शन 452 कब यूज हो रहा है, जब जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो क्या हो गया है, कंक्लूड हो गई है, मतलब कि खत्म हो गई है, कंक्लूजन हो गया, एंड हो गया उसका, तब हम सेक्शन 452 पे आ रहे हैं। अभी अगर इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है तो 451 में आओ, इंक्वायरी या ट्रायल खत्म हो गई तो 452 में आओ। 452 में 5 सबसेक्शंस दिए गए हैं, तो उनको आप बेरेक्ट से देख सकते हैं, अभी हम उनको रीड भी करेंगे। अब देखिए, इंक्वायरी या ट्रायल की बात हो रही है तो इंक्वायरी या ट्रायल ही होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जैसे कि जो एक्यूज है उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे तो इंक्वायरी या ट्रायल कंक्लूड नहीं हुई, तो वहाँ पे सेक्शन 452 को आप अप्लाई नहीं करोगे, इसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिलेगा। नॉट नेसेसरी टू एग्जामिन विटनेस और होल्ड एलोबरेट इंक्वायरी। तो जैसे मान लीजिए कि एक केस चला, एक ट्रायल चला, ट्रायल खत्म हो गया, इंक्वायरी खत्म हो गई, अब ये जो प्रॉपर्टी थी ये किसी एक को देनी थी, या तो एक्यूज को दी जाएगी, मतलब जो एक्विट हो गया जिसको सज़ा नहीं मिली, या जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उसको दी जाएगी, जो कंप्लेनेंट है जो प्रोसिक्यूशन साइड पे था। तो जब कोर्ट इस तरीके का डिसीजन लेगा ख़त्म होते वक्त इंक्वायरी या ट्रायल के, तो वहाँ पे कोर्ट कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से ही एक ट्रायल की तरह चला दिया पूरा, एक अलग से ही विटनेस बुलाए, अलग से ही एक इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि चलो एक विटनेस को, 2 विटनेस को बुला के पता कर लेना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है, अदरवाइज ऐसा नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुलाए सभी विटनेस को, दोबारा से एक एलोबरेट इंक्वायरी करे, ऐसा करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है सेक्शन 452 के अंदर। नॉर्मली एक्यूज एक्विटेड, अब मान लीजिए नॉर्मली आमतौर पर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, तो नॉर्मली अगर एक्यूज जो है वो एक्विट हो जाता है, मतलब कि उसको सज़ा नहीं मिलती, तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस उसको दे दी जाती है कि भाई तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे पे कोई प्रूफ नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी तू ले ले। लेकिन नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्यूज आए कि भाई मैं बरी हो गया, मुझे एज ए मैटर ऑफ राइट मेरी प्रॉपर्टी लौटा दी जाए, ऐसा नहीं है। कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट की डिस्क्रिशन है यहाँ पे भी, कोर्ट को ठीक लगेगा तभी वो देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। तो एज अ मैटर ऑफ राइट आके एक्यूज वो प्रॉपर्टी नहीं मांग सकता। और फिर अगर आगे हैं आए हम, मान लीजिए कि जैसे कि एक एक्यूज था, अब उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के दौरान जब ट्रायल खत्म हुआ, ट्रायल इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जो एक्यूज था उसके अगेंस्ट इनकम्प्लीट एविडेंस थे, इसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? इनकम्प्लीट एविडेंस की वजह से एक्यूज को एक्विट कर दिया गया। तो यहाँ पे
क्या हुआ, उसको एक्विट तो कर दिया गया, लेकिन जब जो पुलिस के सामने उसने कन्फेशन की, जो सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के हिसाब से क्या होती है, इनएडमिसिबल इन कोर्ट होती है, लेकिन पुलिस के सामने उसने कन्फेशन में क्या बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ना मेरी नहीं है, एक्यूज ने ऐसा बोल दिया था पुलिस के सामने कन्फेशन में। तो अब आप ये बात नहीं बोलोगे कि भाई ये तो इसने पुलिस के सामने कन्फेशन दी थी, ये इनएडमिसिबल है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इसको लौटा देनी चाहिए, क्योंकि अब वो बात बोल चुका है। हालांकि वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 25 की जो कन्फेशन दी जाती है वो बहुत सारी और जगह पे यूज़ की जा सकती है, उसको आप कोर्ट में नहीं यूज़ कर पा रहे, कोर्ट में इनएडमिसिबल है, लेकिन उस बेसिस पे आप ये जरूर कर सकते हो कि उसको वापस प्रॉपर्टी ना दो एक्यूज को, क्योंकि वो मान चुका है कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। बट अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट, कन्फेस प्रॉपर्टी नॉट बिलोंग्स टू हिम डोंट गेट पोजेशन, तो वहां पे उसको पोजेशन नहीं मिलेगा, वो कन्फेशन दे चुका है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट बट यूज फॉर अदर पर्पसेस, की सेक्शन 25 जो है एविडेंस एक्ट का, वो एडमिसिबल, वो कह देता है कि पुलिस के सामने दी गई कन्फेशंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी, लेकिन आप उसको बहुत सारे और पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आपने यहाँ पे उसको यूज किया है। अब मान लीजिए एक्यूज जो है गिल्टी मिलता है, तो प्रॉपर्टी नॉट रिटर्न इवन इफ ही इज द ट्रू ओनर। मान लीजिए कि एक्यूज के ऊपर पूरा ट्रायल चला और एट द एंड इट इज फाउंड दैट ही इज द एक्यूज, मतलब कि वो गिल्टी मिलता है हमें कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, तो वहां पे अगर वो उस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर भी है तब भी उसको प्रॉपर्टी लौटाई नहीं जाएगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए क्वेश्चन अराइज हुआ किस चीज़ के ऊपर ट्रायल के दौरान कि ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके टाइटल के रिगार्डिंग, ये प्रॉपर्टी किसकी है, टाइटल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, टाइटल जो है वो डिस्प्यूट के अंदर आ गया। तो और वो ये चीज़ ना कि वो किसकी है वो एविडेंसेस से क्लियर नहीं हो पा रहा, और ये केस सेशन कोर्ट के सामने चल रहा है। तो यहाँ पे सेशन कोर्ट क्या कर सकता है, सेक्शन 452 सबसेक्शन 3 के हिसाब से वो किसको भेज देगा, सीजीएम को भेज देगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो कि फिर उसके साथ डील करेगा सेक्शन 457, 458 और 459 के हिसाब से, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और अगर आपने बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज देखनी है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब मान लीजिए जब हम सेक्शन 452 सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे वर्ड यूज होता है कि जब कि ये जो प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज नहीं की जाएगी जब तक कि कोई अपील पेंडिंग है। अब अपील कौन सी वाली अपील, वहाँ पे वर्ड यूज होता है व्हेन एन अपील इज प्रेजेंटेड, कि भाई कोई अपील जब प्रेजेंट कर दी तब तक आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करोगे। तो वहाँ पे दो चीज़ों की अपील बोली जाती है, एक तो बोली जाती है सेक्शन 454 सबसेक्शन 1, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, और दूसरी बोली जाती है मतलब कि 454(1) के अंदर होती है कि जो आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए अपील के अंदर, और एक होती है जो मेन ऑफेंस जो चल रहा था उसके अगेंस्ट अपील में चले गए। दो तरीके से आप अपील में जा सकते हो, एक तो इस सेक्शन के अगेंस्ट अपील में गए, दूसरा जो मेन ऑफेंस किया गया डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए नहीं, जो मेन ऑफेंस किया गया उसके लिए आप अपील में चले गए। तो दोनों ही अपील की बात की जा रही है। तो जब तक ये दोनों अपील नहीं खत्म हो जाती, दोनों में से अगर एक भी पेंडिंग है तो आपकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं की जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके की अपील की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद सेक्शन 452 में देखोगे, कहीं पूरा सेक्शन जब आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि जो एडवर्स पार्टी है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आ रहा है उसको कोई नोटिस दिया जाए या उसको कोई सुना जाए। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे कोर्ट ने बोला कि उनको नोटिस भी दिया जाना चाहिए और उनको सुना भी जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लॉ के हिसाब से दोनों पार्टी को सुना जाना चाहिए। तो ये बात बोली गई बचराज दुग्गर वर्सेस नरेंद्र कुमार सिंह के अंदर के केस के अंदर कि दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाए। अब नोटिस तो दिया जाए, अब उसको सुनने का जो राइट है वो कौन से केस के अंदर दिया गया, बैकुंठ मोहंता वर्सेस स्टेट, की उसको सुना भी जाए। तो उसको नोटिस भी दिया जाए, नोटिस देने के बाद उसको कोर्ट में बुलाया जाए, कोर्ट में बुलाने के बाद उसको सुना भी जाए जो एडवर्स पार्टी है, तो क्योंकि दोनों तरफ की बात पता चलेगी तभी तो कोर्ट सही से डिसीजन दे पाएगा। तो ये बातें हैं सेक्शन 452 और सेक्शन 451 के अंदर। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया हो, हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। बाकी मेरे हिसाब से सेक्शन को रीड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप उसको बेयर एक्ट में से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये दो सेक्शन हमने कवर कर लिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बाकी सेक्शन 453 से 459 तक अभी और हैं, तो उनको हम इसी तरीके से डिटेल में देखते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।